तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम इस एनीमे का फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि रात को घने जंगल में फंसा होता है और वो फोन पे अपनी मदद के लिए दूसरे सोल्जर्स को बुला रहा होता है। वो कहता है कि दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। हम 324 सोल्जर थे लेकिन 323 मर चुके हैं अब तक। इसके बाद सडनली एक दुश्मन आकर उस सोल्जर को भी मार गिराता है। दूसरी तरफ हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कुछ डॉक्टर को बचाकर उनको हेलीकॉप्टर में बिठा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एक गुंडा ड्रोन की मदद से उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी एक गुंडा अपने पार्टनर को फोन कर देता है और उसको कहता है कि टाकियो, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर की लोकेशन भेज रहा हूँ, ये बिल्कुल पास में है, तुम वहाँ जा सकते हो क्या। हम देखते हैं कि इस गुंडे का नाम टाकियो होता है और ये कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकियो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और अपनी गन से उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है। टाकियो उन डॉक्टर्स को देख के कहता है कि हमारा टारगेट सुरक्षित है। इसके बाद हम एक और गुंडे को देखते हैं जो कि सोल्जर को मारने के बाद कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मुझे बहुत बड़ा काम मिलेगा लेकिन ये तो बिल्कुल छोटा सा था। हम देखते हैं कि इस गुंडे का नाम शार्क होता है। तभी इन सभी गुंडों का कैप्टन आ जाता है और शार्क से कहने लगता है कि ये मिशन तुम्हारी पर्सनल सर्टिफिकेशन के लिए नहीं है। कैप्टन कहता है कि टाओ और टाकियो को भी बुला लो, हम अब नेक्स्ट मिशन पे निकल रहे हैं। फिर शार्क कैप्टन से पूछने लगता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन कहता है कि जापान। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो कि स्कूल में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट जिसके हाथ में पट्टी लगी है उसका नाम शिनवू होता है और दूसरी तरफ जिसको चश्मा लगा है उसका नाम हैन है। शिनवू हैन से कहता है कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं इतने दिनों बाद स्कूल जा रहा हूँ। हैन कहता है कि क्या जरूरत थी स्कूल जाने की, तुम्हारा हाथ तो टूटा पड़ा है, तुम कैसे नोट्स बना पाओगे। इस पर फिर शिनवू कहता है कि तुम हो ना मेरे साथ, तुम्हारे नोट्स ले लूंगा मैं, प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में आ जाते हैं और वो स्कूल में काले कोट पहने हुए एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत हैंडसम होता है। सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है और कहती हैं कि कितना हॉट है ये। शिनवू और हैन इस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन है। हैन कहता है कि कभी ये न्यू सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है हमारे स्कूल का। इसके बाद फिर ये दोनों इस लड़के के पास आ जाते हैं। फिर ये लड़का शिनवू से पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हो गया, पट्टी क्यों लगी है। इस पर फिर शिनवू कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था एक कार से। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के प्रिंसिपल और उसके साथ खड़े एक लड़के को देखते हैं जो कि विंडो से नीचे देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल का नाम फ्रैंकस्टीन होता है। प्रिंसिपल फ्रैंकस्टीन इस लड़के से कहते हैं कि मास्टर, ऐसा लगता है कि याददाश्त को मिटाना हमारे लिए सफल रहा। हम देखते हैं कि जो लड़का ये प्रिंसिपल के साथ खड़ा है इसका नाम राय होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल राय और वो हैंडसम लड़का एक साथ होते हैं। प्रिंसिपल फ्रैंकस्टीन इस हैंडसम लड़के से कह रहे होते हैं कि आखिरकार कौन हो तुम, मुझे पक्का यकीन है तुम एक आम इंसान तो नहीं हो। फिर ये लड़का कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है द यूनियन, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि द यूनियन। हम देखते हैं कि इस हैंडसम लड़के का नाम M21 होता है। M21 प्रिंसिपल से कहता है कि द यूनियन एक एडवांस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर सिर्फ मैं एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था जिसका एम सिर्फ जैक और मैरी की हेल्प करना था। पहले तो मैं इतना आसान काम भी नहीं कर सकता था लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया किसी कारण से केवल M24 और मैंने ही सफलता हासिल की। फिर प्रिंसिपल M21 से पूछने लगते हैं कि एग्जैक्टली कितने एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट थे तुम्हारे जैसे। इस पर फिर M21 कहता है कि एक भी नहीं, मैं ही था जो सर्वाइव कर रहा था, मैं M24 को भी नहीं बचा सका। फिर प्रिंसिपल पूछने लगता है कि अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुमने कहीं और नहीं जाना है तो तुम यहाँ रह सकते हो। तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन को ललकारा है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेज सकते हैं। इस पर फिर M21 कहता है कि आप क्या सोच रहे हो। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स की रक्षा की थी, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारा जब चाहे मन करे तुम हमारा स्कूल छोड़ सकते हो, यहाँ पर मेरा तुम्हें फंसाने का कोई इरादा नहीं है। फिर M21 कहने लगता है कि क्या आप सीरियस हो, मैं आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं आपकी तरह बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि यहाँ पर ट्रस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरे मास्टर का डिसीजन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रिंसिपल राय की बात कर रहे होते हैं जो कि सोफे पर बैठा हुआ है। फिर प्रिंसिपल M21 से कहते हैं कि मैं तुम्हें फ्री में रहने का सुझाव नहीं दूंगा, मैं बस न्यू स्टाफ को हायर करने की सोच रहा हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल M21 को ऊपर से देख रहे होते हैं। फिर राय प्रिंसिपल से कहता है कि फ्रैंकस्टीन, मैं जा रहा हूँ अब वो करने। फिर प्रिंसिपल मन ही मन में सोचने लगता है कि वही तो करने नहीं जा रहा जो मैंने इसको कल रात को बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि राय क्लास की तरफ जाने लगता है और सारी लड़कियां उसको देख के बिल्कुल शौक हो जाती हैं और कहती हैं कि कितना हैंडसम है ये, कितना क्यूट लग रहा है। क्लास में जाने के बाद राय शिनवू के पास आ जाता है और उसकी पट्टी को घूर के देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जेब में से एक मार्कर निकाल लेता है और शिनवू की पट्टी पर कुछ लिखने लगता है। हम देखते हैं कि राय अपने मार्कर से उसकी पट्टी पे अजीब सा जानवर बना देता है जिसे देखकर शिनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि ये क्या बना दिया तुमने।
हम देखते हैं कि क्लास की सभी लड़कियां अपने फोन से राय की फोटो लेने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के टीचर आ जाते हैं और बोर्ड पर सभी बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन शिनवू के हाथ पे तो पट्टी लगी होती है, इसलिए वो अपने फोन से बोर्ड की फोटो खींच लेता है। फोन में फोटो खींच कर फिर वो राय और हैन को दिखाने लगता है। शिनवू के हाथ में फोन देख के हैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम क्लास में फोन कैसे ले आए, यहाँ पर यूज करना मना है। क्लास खत्म होने के बाद फिर शिनवू हैन से कहता कि हैन चलो वीडियो गेम खेलने चलते हैं। इस पर फिर हैन कहता कि हाँ चलो चलते हैं। फिर हैन राय से पूछने लगता है कि तुम भी चलो ना हमारे साथ, तुम भी एंजॉय करना वीडियो गेम को। इस पर फिर शिनवू भी कहता है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, राय तुम भी चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। लेकिन इस पर राय कोई जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। राय को देखकर फिर हैन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा कोई और प्लान है क्या। फिर शिनवू कहने लगता है कि ओ अच्छा, तुम तो डायरेक्टर के प्लेस में रहते हो, तुम उनको बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकते है ना। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल और M21 को देखते हैं। प्रिंसिपल M21 से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा जॉब का पहला दिन कैसा रहा। M21 कहता है कि इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं केवल यहाँ पर रहने के लिए काम कर रहा हूँ स्कूल में। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर राय भी आ जाता है और कहने लगता है कि फ्रैंकस्टीन ये दुनिया सच में कितनी बदल चुकी है। उन स्टूडेंट्स के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा गेम खेलने की बात करते रहते हैं। राय की बातें सुनकर फ्रैंकस्टीन बिल्कुल कंफ्यूजन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि मास्टर मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे हैं क्या। इसके बाद फिर फ्रैंकस्टीन राय से कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द एक मोबाइल प्रोवाइड कराता हूँ। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि राय के पास अपना एक फोन होता है। राय के हाथ में फोन देखकर शिनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसको कहता है कि ये तो स्मार्टफोन है। फिर वहाँ पर हैन भी आ जाता है और राय से कहता है कि तुम्हारे पास भी एक फोन है, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन लग रहा है। इसके बाद फिर शिनवू राय से कहने लगता है कि मुझे अपना नंबर दे दो यार, लेकिन इस पर फिर राय कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है। इस पर फिर शिनवू कहता है कि चुप क्यों बैठे हो, तुम्हें अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है क्या। फिर हैन राय से कहने लगता है कि मुझे दो अपना फोन, मैं तुम्हें स्मार्टफोन मास्टर बना दूंगा आज। देखो पहले तुम्हें यहाँ क्लिक करना है, फिर वहाँ क्लिक करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। इसी तरह हैन राय को स्मार्टफोन के सारे फंक्शन के बारे में बताने लगता है। फिर शिनवू भी मौके का फायदा उठा लेता है और हैन से कहने लगता है कि हैन मेरे को इसका एड्रेस और फोन नंबर भेज दो जल्दी से। इसके बाद फिर हैन राय को ईमेल के बारे में बताने लगता है कि ईमेल कैसे भेजा जाता है। इसके बाद फिर हम अगले सीन में M21 को देखते हैं जो किसी गहरी सोच में पड़ा होता है। तभी वहाँ पर स्कूल का पीएन आ जाता है और M21 से कहने लगता है कि तुम ही वही नई सिक्योरिटी गार्ड हो जिसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं। मैंने सुना है कि प्रिंसिपल ने खुद तुम्हें पर्सनली चुना है, लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में बाहर से बहुत सारे आउटसाइडर आ जाते हैं और स्कूल के सभी बच्चों को परेशान करने लगते हैं। ये बड़ा सा बॉडी बिल्डर एक स्टूडेंट को उठाकर उससे कहता है कि ये तो वो नहीं लग रहा, उस लड़के को जल्दी से मेरे आगे लाओ जिसके बाल लाल कलर के हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर शिनवू की बात कर रहा होता है। हम देखते हैं कि सारे आउटसाइडर स्कूल की लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर पियोन आ जाता है और उस बॉडी बिल्डर से कहने लगता है कि यहाँ आउटसाइडर अलाउड नहीं है, तुम क्यों आगे अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉडी बिल्डर पियोन को मारने ही लगता है कि बीच में शिनवू आ जाता है। फिर वो बॉडी बिल्डर शिनवू से कहने लगता है कि तुम ही वही लड़की हो जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट करने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कार में बैठी होती है और हेलो कर रही होती है अंदर से। उस लड़की को देखकर फिर शिनवू को याद आ जाता है कि उसने उस लड़की को गिरने से बचाया था बस। इस पर शिनवू उस बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि तुम छोटी सी बात पर मुझे मारने आ गए यहाँ पर, मैं उससे फ्लर्ट थोड़ी कर रहा था, मैं तो उसको नीचे गिरने से बचा रहा था। लेकिन वो बॉडी बिल्डर शिनवू की एक बात भी नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद फिर वो बॉडी बिल्डर शिनवू के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है जिससे शिनवू नीचे जाके गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ राय और M21 भी ये सब होते हुए देख रहे होते हैं। M21 राय को देखकर कहता है कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है क्या। फिर M21 राय से कहने लगता है कि मेरी तरफ ऐसे मत घूरो, तुम्हें पता है क्या मैं और कोई दूसरी टेंशन नहीं पालना चाहता। वहीं दूसरी तरफ वो बॉडी बिल्डर शिनवू को लात घुसे दे रहा होता है, लेकिन सडनली शिनवू उस बॉडी बिल्डर को एक मुक्का मार देता है। इस पर फिर वो बॉडी बिल्डर और ज्यादा भड़क जाता है और शिनवू पर और ज्यादा हमला कर देता है। इसी बीच में फिर वहाँ M21 आ जाता है और उस बॉडी बिल्डर से कहने लगता है कि मैं लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। फिर वो बॉडी बिल्डर M21 को मारने ही लगता है कि M21 उसकी चैन पकड़ लेता है। M21 उस बॉडी बिल्डर की गले की चार इतनी टाइट पकड़ता है कि वो बॉडी बिल्डर भी कंफ्यूज में पड़ जाता है कि आखिरकार ये कौन है। इसके बाद फिर M21 उस बॉडी बिल्डर को उठाकर दूर पटक देता है, जिसे देखकर कार में बैठे उस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद फिर M21 उस बॉडी बिल्डर के पास जाके उसको कहता है कि अगर यहाँ पर कोई ना होता तो आज मैं तुझे पक्का मार देता। ये सुनकर फिर वो बॉडी बिल्डर पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फिर स्कूल के सारे स्टूडेंट M21 को घेर लेते हैं और उसे थैंक यू कहने लगते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वही गुंडे अपने अगले मिशन के लिए जापान पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर शार कैप्टन से पूछने लगता है कि तो हमारा अगला मिशन जापान में आतंक फैलाना है। इस पर फिर कैप्टन कहता है कि नहीं, हमारा मिशन लड़ाई करना नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है। जैक और मैरी से कॉन्टेक्ट करो जिन्हें कॉफिन वापस लाने का काम सौंपा गया है। हमें यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर का पालन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इस अनीम के दो नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी जगह पर जा रहे होते हैं। फिर उस जगह के सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों से पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम, क्या करने जा रहे हो अंदर।
तभी ये बंदा अपनी आंखों से उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद फिर वो सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से हैंग हो जाते हैं, ना वो हिल पाते हैं ना बोल पाते हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड को हैंग करके फिर वो दोनों अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने लगते हैं। फिर ये लड़का कहता है कि कितनी हंसी की बात है, हमें मिली जानकारी के मुताबिक ये क्राइम तो किसी साइको ने किया है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये किसी इंसान ने किया है। फिर इस लड़के के साथ आई ये लड़की पूछने लगती है कि तब इसके पीछे कौन हो सकता है। फिर ये लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि इंसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुपर ह्यूमन पावर चाहिए, लेकिन हम उनके हाथों में वो पावर नहीं लगने दे सकते। कोई भी इंसान इस पावर को संभालने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हम इस मामले को अपने हिसाब से ही सुलझाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर M21 अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता है। तभी ये दोनों लड़का और लड़की स्टूडेंट के गेटअप में स्कूल की तरफ आने लगते हैं। उन दोनों को देखकर M21 कहता है कि जल्दी करो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। इस लड़के की आंखें देखकर M21 बिल्कुल चौंक जाता है और सोचने लगता है कि इसकी आंखें तो बिल्कुल राय जैसी हैं। फिर ये लड़का M21 से कहने लगता है कि हमें प्रिंसिपल से मिलना है, हमें उनका ऑफिस बताओ कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि M21 उन दोनों को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है। प्रिंसिपल भी उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और सोचने लगता है कि इन जैसे दिखने वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद फिर प्रिंसिपल M21 से कहते हैं कि थैंक यू, आप जा सकते हैं। फिर ये लड़का प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि क्या आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो। इस पर फिर प्रिंसिपल सोचने लगता है कि इन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर प्रिंसिपल उस लड़के से कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ स्कूल का प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का अपनी आंखें चमकाने लगता है। इसकी आंखों को देखकर प्रिंसिपल भी चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसकी एबिलिटी तो बिल्कुल राय जैसी है। फिर ये लड़का प्रिंसिपल से कहने लगता है कि हम अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर सही अरेंजमेंट चाहते हैं। फिर प्रिंसिपल मन ही मन में सोचने लगता है कि इन्हें लगता है कि मैं एक आम इंसान हूँ। इसके बाद फिर प्रिंसिपल उस लड़के से कहते हैं कि ठीक है मैं कराता हूँ अरेंजमेंट। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल राय को अपने फोन से एक मैसेज कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्लास में आ जाते हैं और टीचर कहते हैं कि आज हमारी क्लास में नए बच्चे आए हैं, चलो दोनों अपना इंट्रोडक्शन दो। इसके बाद फिर ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। ये लड़का कहता है कि मेरा नाम रेजिस है और ये लड़की कहती है कि मेरा नाम सीरिया है। इन दोनों को देखकर शिनवू मन ही मन में सोचने लगता है कि सारे फॉरेनर हमारे स्कूल में ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा हैन सीरिया को देख के तो उसका दीवाना ही हो चुका था। फिर टीचर कहने लगता है कि इन दोनों को जापान के तौर तरीकों का बिल्कुल भी नहीं पता, तो शिनू तुम ही इन दोनों को समझाओगे। इस पर फिर हमारा शिनवू खड़ा हो जाता है और कहता है कि फिर से मैं हमेशा मैं ही क्यों फंस जाता हूँ, पहले राय और अब ये दोनों। इसके बाद फिर रेजिस राय को देखकर बिल्कुल शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे इंसान को तो मैंने पहली बार देखा है। और दूसरी तरफ राय भी कंफ्यूजन में होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कंटेन में होते हैं और वहाँ पर रेजिस राय को देखकर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और सोच रहा होता है कि इसको देखकर तो मेरे को बिल्कुल अलग सी फीलिंग आ रही है। रेजिस कहता है कि ये अपना खाना क्यों नहीं खा रहा। वही दूसरी तरफ हम हैन को देखते हैं, वो अभी भी सीरिया में खोया हुआ होता है और शिनवू हैन को देख के समझ जाता है कि सीरिया इसको पसंद आ गई है। फिर शिनवू राय के कान में कहने लगता है कि आज शाम को तुम फ्री हो क्या, हम गेम खेलेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम M21 और प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एक ही कार में होते हैं। M21 प्रिंसिपल से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने उन दोनों को अपने मास्टर राय की क्लास में ट्रांसफर कर दिया। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ ये अच्छा आइडिया था ना, ये मेरे मास्टर राय ने खुद डिसीजन लिया था। प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें पहले पता लगाना होगा कि उन दोनों का मकसद क्या है, जब तक हमें पता न चल जाए हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते। फिर M21 कहता है कि तो वो दोनों सच में कोई आम बच्चे नहीं है। उन दोनों को देख के मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, बिल्कुल वैसा जब मैं तुमसे और तुम्हारे मास्टर राय से मिला था। वो दोनों कौन है तुम जानते हो है ना, फ्रैंकस्टीन। क्या ये दोनों नोबलेस हैं जिन्हें यूनियन ढूंढ रही है। हम जो उनसे नीचे दर्जे के थे इसलिए हमें पूरी बात नहीं बताई गई, पर हम जानते हैं उनके पास एक जबरदस्त पावर है। उनकी ये पावर यूनियन की साइंटिफिक कैपेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा है। तो बताओ फ्रैंकस्टीन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। इस पर फिर प्रिंसिपल फ्रैंकस्टीन कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ मैं। बहुत पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जितनी आज की है, जब का इंसान बहुत कमजोर था, वो लोग बस जानवर और नेचर के डर में ही जीते थे। पर जब इंसान उनसे मिले तब। इस पर फिर M21 कहता है कि उनसे मतलब ऐसे जीव जो बहुत ताकतवर थे, जिन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था। इसके बाद फिर आम लोगों ने इन जैसे जीवों पर बिल्कुल निर्भर रहना शुरू कर दिया था। जब भी कुछ गलत होता था ये इन जीवों को याद करते थे और इन जीवों ने मदद के लिए कभी भी मना नहीं किया। इस पर फिर M21 पूछता है कि क्यों। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि उस टाइम इंसान बहुत कमजोर था ना, आम लोग इन जीवों की ताकत की इज्जत और कदर किया करते थे। वो उन्हें अपना लीडर समझते थे और उन्हें कहते थे नोबल्स। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों वही नोबल्स हैं। नोबल्स इंसानों को ऐसा जीव मानता है जिनकी उन्हें रक्षा करनी है। शायद वो इसलिए मुझसे बुरी तरह नहीं पेश आए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एक आम इंसान हूँ। इस पर फिर M21 हंस के कहता है कि तो आम इंसान कमजोर है, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है ना। और मुझे ये बताओ, जो ये नोबल्स हैं इन्हें नोबलेस भी कहा जाता है और तुम लोग भी वही हो ना। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि खैर तुम सही भी हो,
और गलत भी। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी बच्चे प्रिंसिपल के घर पर होते हैं। तभी वहाँ पर M21 और प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। M21 को देख के शिनवू कहता है कि ये तो वही सिक्योरिटी गार्ड है, ये यहाँ क्या कर रहा है। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये यहीं मेरे साथ रहेगा। फिर शिनवू कहने लगता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ रख रहे हैं। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमें हमेशा मुश्किल में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। फिर शिनवू कहने लगता है कि रिजिस और सीरिया भी इस शहर में अकेले हैं, आप उनको भी अपने साथ रख लीजिए। फिर शिनवू राय से पूछने लगता है कि तुम बताओ ये दोनों यहाँ रह सकते हैं ना। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ रह सकते हैं बिल्कुल। फिर प्रिंसिपल भी डर के बोलते हैं रेजिस और सीरिया तुम इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद हम देखते हैं कि M21 किचन में बर्तन वॉश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सीरिया आ जाती है और M21 के हाथ में एक सिंबल देख लेती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम रेजिस और सीरिया को देखते हैं। सीरिया रेजिस से कह रही होती है कि मुझे पक्का यकीन है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है जिसे यूनियन के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को नंबर दिए जाते हैं। फिर रेजिस कहता है कि हाँ M21 को पहले ही देखते ही मुझे कुछ अलग एहसास हुआ था। इसका मतलब वो एक मैन मेड मॉन्स्टर है। कॉफिन का गायब होना वो जरूर किसी सुपर ह्यूमन पावर का काम था, पर उस बात को छुपा दिया गया और उसी समय एक मॉडिफाइड इंसान ने ह्यूमन सोसाइटी ज्वाइन की थी। सीरा तुम बताओ तुम्हें ये अजीब इत्तेफाक नहीं लगता। इस पर फिर सीरा कहती है कि हमें इसके बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद अब देखते हैं कि रेजिस M21 के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम ह्यूमन सोसाइटी को ज्वाइन करके क्या पाना चाहते हो। मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ताकत के लिए अपनी इंसानियत ही भूल जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बॉडी बिल्डर के गुंडे दोबारा से शिनवू को मारने आ जाते हैं। उन गुंडों को देखकर शिनवू उनसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। हम देखते हैं कि वो गुंडे वहाँ पर सबको बुली करने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें M21 और रेजिस के पास ले जाया जाता है। रेजिस M21 से पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ जो पिछले महीने बहुत सारी घटनाएं घटी थी उसमें तुम्हारा क्या कहना है। फिर M21 मन ही मन में सोच रहा होता है कि तो ये दोनों उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। M21 रेजिस से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ, मुझे वो कहानी नहीं सुननी जो लोगों को पता है, मैं ये उससे सुनना चाहता हूँ जो इसमें खुद शामिल हो। इन सब के पीछे जो भी है मुझे उसकी जानकारी दो। मुझे ये बताओ क्या तुम मॉडिफाइड इंसान हो और इन सब के पीछे जिम्मेदार हो, क्या यूनियन ने तुम्हें ऑर्डर दिए थे। इस पर फिर M21 कहता है कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि मेरा इरादा जो उन्होंने चुराया है उसे वापस पाना है। फिर M21 मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये भी कॉफिन के पीछे थे। फिर M21 रेजिस से कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हारा ये काम आसान कर सकता हूँ, जिसने भी ये चुराया था वो सब मर चुके हैं। फिर रेजिस कहने लगता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता था कि तुम झूठ बोल दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और M21 पर हमला कर देता है। फिर M21 रेजिस से कहने लगता है कि क्या तुम इंसान को तुम्हारे सामने डर से कांपते हुए देखना चाहते हो। फिर रेजिस कहता है कि ये मॉन्स्टर चुप रहा है। ये सुनते ही फिर M21 भी रेजिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन M21 रेजिस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और रेजिस M21 का हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद फिर रेजिस को सीरिया का सिग्नल आता है कि यहाँ पर हालात बिगड़ चुके हैं, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनवू और उसके क्लासमेट उन गुंडों के पास होते हैं। शिनवू उस बॉडी बिल्डर से कहता है कि तो तुम लड़ने के लिए अपने दोस्तों को बुला के आए। इस पर फिर इस बॉडी बिल्डर का दोस्त कहता है कि तुम वही हो जिसने मेरे दोस्त की पिटाई की थी, तुम ज्यादा हवा में तो नहीं उड़ रहे। फिर शिनवू भी उसके आगे चौड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद कर, आजा लड़ाई करने मेरे से। तुम्हें मैं बता दूं मैं पिछली बार की तरह नहीं हूँ, अब तो मेरी पट्टी भी उतर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनवू और उन गुंडों के बीच में जमकर लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर शिनवू सभी गुंडों पर भारी पड़ रहा होता है और वो एक एक करके सभी गुंडों को नीचे पटक देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर रेजिस और M21 भी आ चुके होते हैं और रेजिस शिनवू को देखकर बिल्कुल कंफ्यूजन में पड़ जाता है और कहता है कि ये एक लड़का सभी गुंडों पर भारी कैसे पड़ रहा है। इस पर फिर M21 कहता है कि आम इंसान भी लड़ सकते हैं, तुम वहम में ना रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गुंडा अपनी गन निकाल लेता है और शिनवू के ऊपर गोली चलाने लगता है। तभी वहाँ पर M21 बीच में आ जाता है और उस गुंडे से गन छीन कर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद फिर M21 उस गुंडे को नीचे पटक देता है। ये देखकर फिर वो बॉडी बिल्डर और उसके दोस्त दोबारा से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर रेजिस M21 से कहने लगता है कि इंसान कितने बदल चुके हैं। इस पर फिर M21 कहता है कि हाँ लेकिन कुछ इंसान ही। M21 रेजिस से कहने लगता है कि मुझे उस एरे का नहीं पता जिसे तुम जानते हो, लेकिन अब इंसानों को तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो ऐसे जीव भी नहीं है जो सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा पे ही निर्भर रहे। मुझे नहीं पता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन हमारी दुनिया में तबाही मत मचाओ। इस पर फिर रेजिस कहता है कि ये मॉडिफाइड इंसान मेरे से अकड़ के बात मत कर। ये सुनकर फिर M21 कहता है कि अगली बार तुमने मुझे ये कहा तो मैं तुम्हें बिल्कुल मार दूंगा। तो इसी तरह इन दोनों के बीच में एक बहस छिड़ जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।